नमस्ते। वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं जींद ज़िले के गांव अशरफगढ़ धोड़ी में और एक ऐसे परिवार में जिनके बुज़ुर्गों ने कभी भारत पाकिस्तान एक होता था उसमें कबड्डी में अपना जोर आजमाइश दिखाई है और अपने समय के बहुत उम्दा खिलाड़ी के रूप में जाने जाते रहे हैं। ऐसे बुज़ुर्गों की परिवार से निकला हुआ एक कुदरत कौर, एक ऐसी बिटिया जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और उसके बाद देश की सेवा करने का एक जज्बा मन में लेके चली। प्रयास तो आफ्टर 12th विषय आता है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि उस समय जब इन्होंने 12वीं की उस समय इसमें महिलाएं भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी। लेकिन जो एक जज्बा, जो एक जुनून, जो एक विचार, एक क्रांति मन में लेके चली कुदरत कौर, उन्होंने जज्बा यही था कि देश की सेवा करनी है और उस लक्ष्य को जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को साधा, ऐसे ही कुदरत कौर ने भारतीय सेना की सेवा में अपना सर्वोच्च देने के लिए मन में एक दृढ़ निश्चय लिया और उसी की कामयाबी की कहानी आप लोगों तक साझा करने के लिए मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले कुदरत कौर, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ कुदरत कौर के माता पिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब परिवारजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जिस प्रकार से कुदरत कौर जी ने यूपीएससी के माध्यम से सीडीएस के थ्रू 14वां रैंक पूरे भारतवर्ष में लिया है और पूरे जींद ज़िले के लिए और अपने अशरफगढ़ धोड़ी गांव के लिए गौरवान्वित करने वाला एक क्षण है और जिसकी खुशियां अभी कुछ समय पहले इन्होंने पूरे गांव के लोगों के साथ साझा की। एक गेट टुगेदर किया है, स्वागत किया गया बिटिया का। कुदरत कौर बहन जी, हम जानना चाहते हैं किस प्रकार से आपकी जर्नी रही बचपन से। क्या कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखना, क्या कुदरत कौर ने कभी सपने में ये विचार किया था कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगी और देश की सेवा करूंगी? शुरू से मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं एक भारतीय सेना का हिस्सा बनूंगी, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे ये था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है, मुझे एक पावरफुल लेडी बनना है, मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से एक सपना देखा था कि मैं कभी एक आईएएस आईपीएस बनूंगी। इसी वजह से मैं जींद की जो 12th की पढ़ाई थी वो पूरी करके फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था, हमारे घर में कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि जो मुझे बता सकें कि कैसे करना है, क्या करना है। लोगों से पूछ पूछ के कि हाँ दिल्ली में अच्छी कोचिंग है, वहाँ जाओ, ऐसे करो, ये करो। फिर इसी वजह से मैं दिल्ली गई, वहाँ से मैंने बीएससी मैथमेटिक्स की जी। फिर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन उससे पहले ही मैंने साइड बाय साइड सोचा कि चलो सीडीएस का एग्ज़ाम भी, यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये ऐसा पता नहीं मेरा लक था या कैसे था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रिटन क्लियर हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरिट इन मेरा हो गया। तो मैंने कभी भारतीय सेना का हिस्सा बनने का नहीं सोचा था, बट मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं एक दिन कोई एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनूंगी और एक इंडिया में एज अ विमेन कुछ करके दिखाऊंगी। जिस प्रकार से आपका एक सपना था कि महिला सशक्तिकरण के रूप में आप अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करें, उस सपने को आपने पूरा कर दिखाया। हम जानना चाहते हैं निशान सिंह जी से, एक माता पिता का एक स्वप्न होता है, सपना होता है कि उसका बेटा उनको, बच्चे उनको गौरवान्वित करें। जब आपकी बेटी ने एक ऐसा मौका आपको दिया, किस प्रकार से खुशी का क्या ठिकाना था? जी जी, खुशी तो पूछो ही ना, इतनी ज़्यादा खुशी है कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को परमात्मा ने एक ऐसी बेटी, एक ऐसी लक्ष्मी दी है और आज मेरे को इन्होंने ज़मीन से लेकर मंजिल तक पहुँचा दिया है। मैं कहता हूँ भगवान सबको ऐसियाँ बेटियाँ दें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिस प्रकार से निशान सिंह जी ने कहा कि वो बेटी नहीं, बेटे के रूप में वो अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रही है और इसीलिए कहते हैं ना, एक धाकड़ छोरी हरियाणा की, ये प्रूव कर दिया कि किस प्रकार से हमारी बेटियां किसी भी प्रकार से बेटों से कम नहीं हैं। हमारे साथ कुदरत कौर जी की माता जी हैं, रणजीत कौर जी। माता जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और किस प्रकार से, क्योंकि घर को सजाने संवारने, बच्चों की देखभाल करने का काम तो एक माँ का होता है और आपकी जब ये तपस्या, जब एक किस प्रकार के फल के रूप में आप देख रहे हैं, किस प्रकार से खुशी का ठिकाना है? बहुत खुशी का ठिकाना है। इतनी खुशी तो कभी ज़िंदगी में मिली नहीं है जी, जितनी इस टाइम मिली है हमको भी। मैं जानना चाहूँगा कुदरत कौर जी से, जिस प्रकार से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ भी आपने मैथमेटिक्स से बीएससी किया, आपके पास ढेरों अन्य ऑप्शन थी,
लेकिन जैसे आपने बताया कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में अपने आप को प्रतिबिंबित करना था। तो अभी भारतीय सेना में आप 28 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं। क्या नया लक्ष्य है? एक क्या समाज को एक नई नाज़ीर पेश करेंगे आप बतौर सेना की उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में? समाज से मेरा अभी इस टाइम पे तो यही है कि जैसे मैं एक लड़की होके इस गांव से बाहर निकली हूँ। शहर की लड़कियों के लिए माहौल बहुत आसान होता है घर से बाहर निकलना। गांव की लड़कियों के लिए एक अलग माहौल होता है। स्टार्टिंग से उन्हें एक अलग तरीके से उनकी परवरिश की जाती है। बट एक गांव की लड़की होके इतने बड़े शहर में जाना, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ से पढ़ के आके एक अच्छी जॉब मिलना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आज मैं लग सकती हूँ तो हर एक पेरेंट्स को, हर एक समाज को अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अपनी बेटी को आगे, जैसे आप लड़कों को भेजते हो, क्योंकि आप लड़के को कहीं बाहर भेजते हो तो आप एक मन में फ्री होते हो कि कोई बात नहीं, लड़का गया आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपकी लड़की है वो भी गई है तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप कोई हेल्पर भेजो कि उसको साथ में कि हाँ इसके साथ जाओ, इसकी हेल्प करो। नहीं, वो खुद है, उसमें इतनी पावर है, वो अपने आप को बचा सकती है। अगर आप फ्री माइंड से अपने लड़के को बाहर भेज सकते हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी लड़की को भी बाहर भेजो। उस पर एक वो रखो, यकीन रखो। अगर आप अपनी लड़की पे यकीन रखते हो तो डेफिनेटली आपकी बेटी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएगी, अच्छा करके दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लेके आओ कि लड़की बाहर चली गई है, क्या होगा, कैसे होगा। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको आपकी फैमिली है, आपका जो सोसाइटी है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको, कि जो उसका फल है या जो उसका रिज़ल्ट है आप उसको वापस दो। ये नहीं है कि आप उसका गलत तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, एक अपना ज़िंदगी जीना, अपनी लाइफ में इंजॉय करना वो है, बट साइड बाय साइड जिस चीज़ के लिए आपको आपके पेरेंट्स ने बाहर भेजा है उस चीज़ का आप रिज़ल्ट लेके आइए। जी। कुदरत कौर जी, यदि हम इस इंटरव्यू के दौरान आपसे आपकी सफलता का मंत्र ना पूछें तो इंटरव्यू करना मुझे लगता है कुछ फीका हो जाएगा। सफलता का श्रेय आप किन को देना चाहेंगे और सफलता का मूल मंत्र क्या है? श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास दिमाग है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती है, या सोसाइटी सपोर्ट नहीं होती कि चलो पेरेंट्स भी भेज देते हैं बट सोसाइटी वाले कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, या सोसाइटी वाले फिर और कुछ बातें करते हैं। तो पेरेंट्स की सपोर्ट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी पूरी फैमिली को जाता है। उसके बाद जो स्कूल टीचर्स हैं उनको जाता है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अलग अलग चीज़ों में मैंने जैसे पार्टिसिपेट किया, डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी मैं, डांस में पार्टिसिपेट करती थी मैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करवाती है किसी चीज़ के लिए। जैसे अगर आप डिबेट करते हैं तो डिबेट आपको प्रिपेयर करवाती है, आपको कॉन्फिडेंट बनाती है कि आप कुछ बोल सकें, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसे ये सारी चीज़ों को मेरा श्रेय जाता है। जी। कुदरत कौर जी, जो लाखों बच्चे, बेटियां, बहनें आपको सुनेंगी, चैनल के माध्यम से देखेंगी, उन बच्चियों के लिए आपका मैसेज क्या है? किस प्रकार से वो भी सफलता का जो एक परचम अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए लहरा पाएँ और जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएँ? मेरा मैसेज यही है कि आप एक अपना गोल, एक अपना टारगेट निर्धारित कीजिए। उस गोल को पाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई गोल बना है और उसको कोई पा नहीं सकता है। अगर एक इंसान उसको कर सकता है तो कोई, एक लड़की है या लड़का जो भी है, हर कोई उसे कर सकता है। आप पहले अपना गोल डिसाइड करो, अपना टारगेट डिसाइड करो, जितना उसको टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए। बिकॉज़ जितनी बड़ी चीज़ होगी उसको हासिल करने में उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल हार मान जाओ, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, लेकिन अपने एफर्ट्स को कॉन्टीन्यूसली करते जाओ और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने अकेला पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, आपने ओवरऑल जितनी फील्ड होती हैं सामाजिक जीवन में, हर फील्ड में कुछ ना कुछ, कहीं डांसिंग की विधा है, कहीं कोई डिबेट्स कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को हर विधा में कुछ ना कुछ एज ए हॉबी अपने आप को अपने नज़दीक बना के रखनी चाहिए, ताकि वो रिफ़्रेशिंग मूड में भी आए और फिर दोबारा से कंसंट्रेट होकर जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ा है वो बढ़ता चलेगा। ऐसा है कि हॉबी हर एक में होती है।
स्टार्टिंग से होती है, लेकिन आप अपनी हॉबी को कितना पहचान रहे हैं, कितना उसे टाइम दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपको हॉबी किसी की बैडमिंटन है, किसी की डांस है, किसी की कोई हॉबी है, आप उसको टाइम दीजिए, वो वैसे ही उतनी पॉलिश होती जाएगी। हॉबी का ऐसे होता है, किसी की मेडिटेशन भी हॉबी होती है, तो मेडिटेशन एक सबसे अच्छा है कि आप सारा दिन स्ट्रेस में हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है काफ़ी बार, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो, वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। तो एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए कि जिसमें आप, हॉबी ज़रूरी नहीं है कि यही खेल कूद की हॉबी हो, हॉबी आपके सोसाइटी में टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली में बैठ के टाइम स्पेंड करना, ये भी एक हॉबी हो सकती है कि जब आप किसी स्ट्रेस में हैं तो आप अपनी फैमिली के पास आइए, आप सोसाइटी के पास जाइए, कोई गेम खेलिए कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। तो ऐसी हॉबी तो हर किसी की होनी चाहिए। जी। कुदरत कौर जी, जैसे आपने CDS क्वालिफ़ाई किया और पूरे भारतवर्ष में 14वां आपका रैंक था। अभी माननीय जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा जी ने भी आपको अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया, अनेकों जगह से आपको अनेकों बधाइयाँ मिल रही हैं। जो बच्चे CDS में जाना चाहते हैं, उस टेस्ट को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों को, किस प्रकार से उस विषय की प्रिपरेशन करें ताकि वो अपने जीवन में इस प्रकार के अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन चीज़ों को क्वालिफ़ाई कर पाएँ? CDS में 2 पार्ट होते हैं, एक रिटन, दूसरा इंटरव्यू होता है। रिटन में 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और दूसरा होता है जिसमें GK और साइंस का होता है। GK में आपके पास जैसे फ़िज़िक्स है, ज्योग्राफ़ी है, ये सारे सब्जेक्ट्स, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक बुक्स हैं, सबसे पहले जो NCERT की बुक्स हैं, जैसे साइंस है, साइंस ओवरऑल जो NCERT की हमारी 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक की बुक्स हैं। साइंस कम्प्लीटली अगर कोई बच्चा ये NCERT पढ़ लेता है, NCERT बहुत ईजी होती है पढ़ने के लिए, जो एक बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है उसके लिए NCERT ईजी हो जाती है पढ़नी। तो अगर साइंस के लिए बच्चा 7 से 10 तक की अगर NCERT की बुक्स पढ़ लेता है तो इस मोर देन सफिशिएंट है, इससे ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है वो पढ़ सकते हैं आप। ज्योग्राफी के लिए आप 9th 10th 11th 12th की जो NCERT की बुक्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं। उसके बाद आपके पास जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो गया, मेडिवल है, एंशिएंट है, इसके लिए आप NCERT फॉलो कीजिए, बिकॉज NCERT ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हर एक मतलब पूरा टिप्स में और पूरा एक इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो अगर आप NCERT फॉलो करते हैं GK के लिए तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक रैंडम एक मैगज़ीन उठा सकते हैं, कोई भी मैगज़ीन उठा लीजिए इंग्लिश वाली, तो उसमें आपके करंट अफेयर कवर हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए एक नीतू सिंघानिया की बुक आती है और एक SP बख्शी की बुक आती है। ये 2 बुक्स मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर में इंग्लिश की नई नई वोकैब्स आती हैं, उनको नोट कर लीजिए, वो इससे सब कुछ मतलब इजीली हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कि आपका इंटरव्यू में स्कोर अगर बाय चांस कम रह जाता है बट आपका रिटन का स्कोर ज़्यादा है तो आपको मेरिट इन होने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर आपको अच्छा रिटन में पेपर है, उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, UPSC कभी भी उसको चेंज कर सकती है, किसी भी टाइम पे चेंज कर देती है। तो इट्स बेटर कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश में जैसे 120 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 90+ क्वेश्चन जो है करने की ठीक जो है उनको करने का ट्राई करें ताकि आप मेरिट इन होने में आपको आसानी हो सके। जैसे आपने बताया इंग्लिश विषय, हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जींद है, हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को बच्चे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उस कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो उस पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग बना पाएँ ताकि वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ? इंग्लिश जो है वो ऐसे देखी जाती है कि एक सब्जेक्ट के तौर पे देखी जाती है, बट इंग्लिश अगर हम इसे एक लैंग्वेज पे तौर पे देखें, जैसे हम कोई भी स्टार्टिंग में जो हमारी मदर टंग होती है वो भी हम पढ़ते नहीं हैं, हम जस्ट सुन के घर वालों से अगल बगल से एक बच्चा सुनता है तो उसको सीख जाता है। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आप सीखें, सुने जितना आप सुन सकते हैं। इंग्लिश पॉडकास्ट आते हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें सुन लीजिए, इंग्लिश न्यूज़ आती हैं आप उन्हें सुन लीजिए, इंग्लिश सॉन्ग आते हैं, इंग्लिश मूवी आती है। आप जितना सुनेंगे उतने आप वर्ड्स को कैच करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे वो आपकी टंग पे आने लगेंगे, आप बोलना स्टार्ट करेंगे। आप मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। इंग्लिश को जस्ट एक सब्जेक्ट के तौर पे मत लेके जाएं, इंग्लिश को एक लैंग्वेज जैसे हम सीखते हैं, कोई एक नई लैंग्वेज सीखते हैं, इसको ऐसे सीखिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टेंस से डर जाते हैं कि हमें टेंस नहीं आती है तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं है।
टेंस एक बेसिक चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइम में बात हो रही है। बस इतना अगर आपको पता है और उसके बाद आप इंग्लिश बार बार सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। एक दूसरे से बात कीजिए, आप मिरर के सामने खड़े होकर बात कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो इशू होता है इंग्लिश में वो सॉल्व हो जाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और आपको ढेरों एक बार पुनः शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बहन कुदरत कौर ने एक इतिहास रच दिया, जींद जैसे पिछड़े हुए इलाके से एक बेटी लेफ्टिनेंट के पद को सुशोभित करेगी, भारतीय सेना को वहाँ अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देंगी और पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का एक मौका देंगी। आप भी ऐसा कुछ नया कर सकते हैं, बशर्ते जो टिप्स बहन कुदरत कौर ने आपको दिए हैं उन टिप्स को आप गांठ बांध लीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में वो बहुत काम आएंगे और आपकी सफलता में अहम कड़ी के रूप में काम आएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।